एज प्रॉमिस्ड, तहलका के कैप्टन ऑफ द शिप अनिल शर्मा जी ने हमारे इन तहलका के किस्सों को कल्मिनेशन दिया। एंड व्हाट अ कल्मिनेशन, बहुत अच्छा बोले। मैंने एज एन एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू फिल्म की समीक्षा की थी, उन्होंने एज ए डायरेक्टर फिल्म की समीक्षा की, कैसे बनी, क्या क्या डिफिकल्टीज आई, अपने दृष्टिकोण को पेश किया। बहुत अच्छा बोले। क्या बोले आप लोग भी सुनिए। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। मुकेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझसे कहा था कि आपने 6 वीडियो निकाले हैं, तहलका के बनाए हैं, तहलका की यादों में, और तहलका की कहानियाँ उसमें आपने डाली हैं। मैंने भी सुने हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने अपनी यादों को बहुत सुंदर तरीके से सजोया है उसमें। और चलिए, इसका कल्मिनेशन मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों, 1991 की बात है जब हमने तहलका शुरू की थी। तहलका में हुकूमत ऐलान जंग रिलीज हो चुकी थी। फरिश्ते मेरी चल रही थी, वो भी उसमें धर्मेंद्र, श्रीदेवी, विनोद खन्ना, रजनीकांत, जयाप्रदा, स्वप्ना, काफ़ी बड़े बड़े, सदाशिव मरपुरकर, काफ़ी बड़े बड़े किरदार थे। उन दिनों में एक और फिल्म बनाना चाहता था और मेरे मन में एक थॉट आया था कि तहलके का जवाब तहलके से। एक्चुअली तहलका अपने आप में पहली सर्जिकल स्ट्राइक ऊपर पहली फिल्म है। क्योंकि आप मुद्दा उसका यही था कि आप हमारे यहाँ अटैक करेंगे तो उस अटैक का जवाब हम आपको आपके घर में जाके मारेंगे, हम आपको आपके घर में घुस के मारेंगे। यही तहलका है। आप हमारे यहाँ तहलका मचाएंगे तो हम आपके यहाँ तहलका मचाएंगे। तो उस वक्त जब मैं ये कहानी सोच रहा था तो 6-7 किरदार मेरे जहन में आए। तो एक किरदार आया कृष्णराव का। तो अब कृष्णराव का किरदार किसको लें? तो उन दिनों क्योंकि रजनी सर के साथ मैं काम कर रहा था फरिश्ते, तो मैंने सबसे पहले रजनी सर को चुना। और रजनी सर बहुत एक्साइट हुए, रजनीकांत जी बहुत एक्साइट हुए कि भाई ये किरदार मैं करना चाहता हूँ। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि साउथ में उन दोनों स्ट्राइक हो गई और मेरी शूटिंग थी मार्च में, सम टाइम जब बर्फ़ों का मौसम था वहाँ पे मनाली में। तो वहाँ पे साउथ में प्रोड्यूसर्स की स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक खुली। तो वहाँ पे कोई लॉ ऐसा था कि जो 2 महीने स्ट्राइक के ख़त्म हुए थे, जनवरी फरवरी, वो मार्च में उन्हीं फिल्मों की शूटिंग शुरू होगी जिनमें जनवरी की शुरू होने वाली थी। तो रजनीकांत सर ने मुझसे असमर्थता जाहिर कर दी कि भाई देखो, मैं मई से पहले तो अभी शूट आपकी शुरू नहीं कर सकता हूँ, कि आई हैव टू, मुझे एसोसिएशन के संग चलना पड़ेगा। और ये उनकी ग्रेटनेस थी कि इतने बड़ा स्टार होने के बावजूद भी वो एसोसिएशन की सुन रहे थे और उनको बड़ा दुख हो रहा था कि मैं तहलका मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे कहा या तो तुम मई में शिफ्ट कर दो। मैं इनका मई में करूँगा तो सर मेरी तो बर्फ़ चली जाएगी और इसका मतलब 1 साल आगे चला जाऊँगा। तो बड़े हैवी मन से मैंने सोचा कि चलिए सर, आगे करेंगे आपके साथ। और ही इज़ अ डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एंड वेरी वंडरफुल पर्सन। मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मैं बॉम्बे आया और मैं सोच रहा था कि अब क्या करूँ, किसके साथ करूँ, किस में इतना वक़ार है, किस में इतनी बात है जो मैं ला सकूँ, कर सकूँ। और अब फरवरी का तो महीना था, अगले महीने तो शूटिंग थी। तो महाभारत देखा करता था मैं, तो मुझे अचानक मुकेश खन्ना जी का याद आया। मैंने कहा हाँ यार, उसमें पर्सनैलिटी, उनमें वक़ार है। फरिश्ते की मेरी शूटिंग चल रही थी, तो मैंने इनको फ़ोन करके बुलाया और मुझे लगा कि 2 मिनट बात करते ही मुझे लगा कि ये एकदम परफेक्ट है, इनकी इमेज, इनका सब कुछ इस फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट और राइट है। सो आई साइंड हिम। और बाकी तो सब दुनिया ने देखा कि किस शानदार तरीके से मुकेश जी ने वो किरदार निभाया। मुझे याद है पहला सीन मैंने इनके साथ किया था चेंबूर में, और कोई क्लब था, उस क्लब में इनका मॉर्निंग की बात थी, पहला सीन किया है इन्होंने। शेर शायरी लिखने वाला करेक्टर था। और जब ये पहला शॉट इनका हो रहा था, इन्होंने पहला शेर बोला और तो उस पर ही जितनी ऑडियंस थी जो शूटिंग कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने तालियां बजा दी थी। तो मुझे समझ आ गई थी बात कि मुकेश खन्ना विल स्टील द शो। और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई और मुकेश जी ने अपनी बहुत सारी बातें कही हैं और अपनी वीडियोज़ में कुछ भूल गए हैं, कुछ नहीं भूले हैं।
कुछ लेकिन मैं उन सब बातों को थोड़ा और क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्या है कि कलाकार जो होता है वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द की कहानियाँ ही बोल पाता है, अपने इर्द गिर्द की कहानियाँ ही कह पाता है। उसके अलावा बहुत सारी कहानियाँ होती है जो नहीं मालूम। हम यहाँ हमने बॉम्बे में एक पहला शेड्यूल किया, नसीर, जावेद जाफरी और आदित्य पंचोली के साथ, जिसमें तीनों को स्विम सूट पहनाना था। वो स्विम सूट वाला सीन इतना पॉपुलर हुआ, एक टीवी चैनल ने भी शूट किया, शायद लहरें था, और वो पूरे हिंदुस्तान भर में छा गया। पूरे हिंदुस्तान में नसीरुद्दीन शाह ने स्विम सूट पहना है, लड़की बनाई, ये बात ही अपने आप में बहुत बड़ी थी, क्योंकि आर्ट सिनेमा के वो एक्टर हुआ करते थे कॉमर्शियल फिल्म में। इस तरह का रोल उनके लिए बड़ी अजीब सी बात थी, बड़ी नई सी बात थी, मगर ही एंजॉयड द सीन। और मेरी उनसे बात हुई कि भाई ये आप करोगे? जब मैंने कहा स्विम सूट है सीन में, तो बोले क्या है, जब मैं फकीरी में फटे हुए कपड़े पहन सकता हूँ अपनी आर्ट फिल्मों में, तो अगर ये कॉमर्शियल फिल्म है और इसमें इस कैरेक्टर की डिमांड है और राइट डिमांड है, तो मैं स्विम सूट क्यों नहीं पहन सकता हूँ? मैं कलाकार हूँ, कलाकार को तो हर रोल करना है। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। पर मुझे ये भी याद है कि मैं नसीर साहब को साइन करने गया था, एक बात उनकी मैं आज तक नहीं भूलता हूँ। तो नसीर साहब को मैंने बोला, नसीर साहब के साथ हर कोई काम करना चाहता है, नसीरुद्दीन शाह इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े कलाकार, तो और उन्होंने सिर्फ कर्मा की थी इस तरह के जोनर की फिल्म जिसमें कि कई करेक्टर थे और थोड़ी कमर्शियल जोन की फिल्म थी। उसके बाद और त्रिदेव की थी, उसके बाद शायद ये कर रहे थे। तो मैं बहुत एक्साइटेड था तहलका के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इस फिल्म में धर्मेंद्र है, तो मैंने कहा कहानी सुनो। बोले मुझे कहानी नहीं सुननी है, पिक्चर में धर्मेंद्र है, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं धर्म जी के साथ काम करना चाहता हूँ, मैंने गुलामी किया, एंजॉयड वर्किंग विद हिम, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि धर्म जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो मैंने धर्म जी को भी ये बात कही कि मैंने कहा देखिए, मुझे हमेशा बोलते थे नसीर कि जब मैं एक्टर बनना चाहता था तो धर्मेंद्र बनना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, ऊपर वाले ने मुझे उस जैसी सूरत नहीं दी। मैंने कहा सर एक्टिंग तो बहुत कमाल दे दी आपको, तो हंसने लगे बड़े ज़ोर से। और उन्होंने मुझसे कहानी सुने बिना पहले पिक्चर हाँ की, और उसके बाद मैंने उनको कहानी सुनाई। हाँ करने के बाद मैंने कहा कहानी तो सुन लो एक दफ़ा। बोले चलो सुना दो, तो कहानी सुनाई। और तो इस तरह से यात्रा हुई। फिर जावेद जाफरी साहब, फिर जिस आदित्य पंचोली, एकता, सोनू वालिया, और क्या था, शिखा स्वरूप मिस इंडिया थी उस साल की, उनको लिया मैंने, उनको इंट्रोड्यूस किया मैंने। अब इस फिल्म में मुझे विलेन करना था। विलेन के लिए बहुत सारे लोगों के टेस्ट होते रहे, और पर दिमाग में होते रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि कुछ अमरीश जी तो बहुत फिल्मों में कोई नया लो, पर मेरे जहन में अमरीश जी ही रहते थे। मैंने कहा चलो सबकी तसल्ली के लिए मैं, क्योंकि लिखी भी मैंने थी पिक्चर और सब कुछ था, लेकिन फिर भी फिर जब आप फिल्म करते हैं तो सारे लोग आपके साथ जुड़े होते हैं, और सब लोगों की बात डायरेक्टर को थोड़ा थोड़ा सुनना भी चाहिए, ऐसा ना लगे कि वो ही सब कुछ कर रहा है। तो मैं यंग भी था काफ़ी और सुनता भी था, तो मुझसे काफ़ी लोग बोलते थे कि इसको ले लो, इसको ले लो। मैंने कई लोगों के टेस्ट भी लिए, वो सब अच्छे थे, लेकिन अमरीश जी दिमाग से नहीं निकल रहे थे। फाइनली हम शूट करके आए मनाली, 50 दिन का शेड्यूल शूट करके आए मनाली। और मनाली आने के बाद हमने अमरीश पुरी जी को मनाली के सारे पोर्शन दिखाए, उनका इस फिल्म में आप विलेन हो, और अमरीश जी को मैंने साइन किया। शोम शोम शामो शाशा शाशा, वो बस मैं और अनु मलिक बैठे थे, हम ऐसे ही अमरीश जी की बात कर रहे थे, और उसके जहन से निकला अनु मलिक के मुंह से, वो कुछ ऐसे हैवी से वॉइस में कुछ गाएं, शोम शोम शामो चाचा। मैंने कहा डन, बस यही होगा, रॉन्ग कभी रॉन्ग नहीं होता। वहीं उसी वक्त ये लाइन बन गई, और ये लाइन मतलब इतनी बड़ी लाइन है कि आज तक भी अमरीश जी के साथ ये लाइन चलती है, और पूरे हिंदुस्तान में ये लाइन आज भी गूंजती है। तो एनीवे, ऐसी बहुत सारी बातें होती रही दिस तहलका के दौरान। जब हम शूटिंग करने गए थे मार्च में, तो क्या हुआ, इतनी बर्फ पड़ गई कि 10-11 दिन तक पूरी यूनिट वहाँ पहुँच नहीं पाई। मुकेश खन्ना जी, नसीर और हमारी यूनिट के कुछ कैमरामैन, कुछ ड्रेस वगैरह वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन धर्म जी चंडीगढ़ में थे। 2-3 दफ़े धर्म जी की फ्लाइट मनाली आई, कुल्लू आई चंडीगढ़ से, और वापस चली गई। 10 दिन तक धर्म जी चंडीगढ़ रहे, मनाली पहुँच ही नहीं पाए। कभी दिल्ली वापस चले जाते थे, लेकिन मनाली नहीं आ पाते थे। ऑस्कर जो हमारे कोरियोग्राफर थे, जावेद जाफरी
ट्रक में बैठ के और इधर उधर पैदल चल के पहाड़ों से कैसे कैसे एडवेंचरस रास्ते से 4 दिन के अंदर चंडीगढ़ से मनाली पहुंचे। तो और लेकिन अब जब बर्फ इतनी पड़ गई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। जैसे मुकेश जी ने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी आंखें कैमरा हो जाए, पूरी दुनिया को मैं शूट कर लूं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास कपड़े थे और कैमरे थे। मैंने सारे, आप गदर नहीं सॉरी तहलका के अंदर जितने भी लॉन्ग शॉट्स आप देखोगे, बड़े बड़े शॉट्स, वो सारे शॉट्स मैंने उस तूफानी बर्फ में, तूफान के अंदर मैं डेंजर से डेंजर सिचुएशन में सारे लॉन्ग शॉट्स मैंने शूट कर डाले। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, वो ये 6 कैरेक्टर वॉक कर रहे हैं, बर्फें गिर रही है, बड़ी बड़ी वैलियों में से चले जा रहे हैं। जो इतना सारा ग्रेंजर मैंने उन 10 दिन में शूट किया, और हम लोगों ने जान हथेली पे ले लेके कैसी कैसी वैलियों में हम उतरे। और जो कलाकार उस वक्त वहां थे उनको पता भी नहीं था कि हम शूटिंग कर रहे थे। उनके साथ थोड़ा थोड़ा कुछ शूट किया, और बाकी 10-11 दिन के बाद फाइनली वी स्टार्टेड द शूट। और होता क्या था कि हम लोग वहाँ पिकेडली में रुके हुए थे, तो काफ़ी यंग कलाकार थे और धर्म जी थे। तो शाम को जब भी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब भी पैकअप होता था तो रात को एक लंबी महफिल चलती थी और सब शोर शराबा हो जाता। मुकेश जी बेचारे अपने कमरे में जाते थे, तो मैं उनसे बड़ा मजा लेता था मुकेश जी से। और सब बोलते मैं, मुकेश जी थोड़ा इश्काश की तो करो, थोड़ा लड़कियों वड़कियों के साथ तो घूमो फिरो। वो कहते अरे क्या बात करो, इनका करेक्टर में आप भीष्म पितामह बन गए हो। और इस बात से हम उनको बड़ा मजा लेते थे, चिढ़ाते रहते थे, और वो बेचारे भाग जाते थे कभी इधर कभी उधर। और मैं कहता था कुछ प्रॉब्लम तो नहीं मुकेश जी आपको? मुकेश जी बेचारे, अनिल बाबू आप क्या यार, आप क्यों यार, शरीफ होना कोई गलत है क्या? मैंने कहा शरीफ होना गलत नहीं है, लेकिन जवान होना भी तो अच्छी बात है, थोड़ा जवान भी रहो, थोड़े मस्तियां भी करो। बोले क्या मस्तियां सिर्फ क्या ये एक ही तरीका है? मस्तियों के और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे वो बात करते हैं। तो एनीवे इस तरह की चीजें होती रहती थी। सो वी रियली एंजॉयड वर्किंग टुगेदर इन, वहाँ नीचे शूटिंग चलती थी इसकी, क्या बोलते हैं, सौदागर की। तो कई बार सुभाष घई साहब भी रात को आ जाया करते थे और महफिलें लगी रहती थी। तो ऐसे बहुत सारे मौज मस्ती में शूटिंग चलती रही। हम 12-12, 14-14 घंटे शूटिंग करते थे, 15-15 घंटे भी कई दफे। सुबह 5-6 बजे निकल जाते थे, रात 11-12, 10-11 बजे तक शूटिंग चलती थी। ऐसा सब होता रहा। तो तहलका एक फिल्म नहीं थी, एक जुनून था। जिस जुनून में हमने उस फिल्म को बनाया था, एक परिवार की तरह, कितना पैशन था, इतना 2.5 महीने बर्फों के अंदर रह के काम करना आसान नहीं था। घुटनों घुटनों तक कई दफे हमारे पास बर्फ रहती थी, और हम उस बड़े बड़े गमबूट्स, हमने बर्फों के सारे माउंटेनियर्स से, हमारे माउंटेनियर इंस्टीट्यूट जो था मनाली का, वो हमारे संग था, उनके सारे कपड़े हमने मंगा लिए थे। हर आदमी पे गमबूट्स थे, हर आदमी पे सफेद वाले वो बूट्स थे, उनको लेके सब चलते थे। 30 दिन तक हमने वहां स्कीइंग की शूटिंग की, कि 100 स्कीयर मैंने हायर किए थे। क्या था कि वो 8 बजे के बाद जमीन पतली हो जाती थी, बर्फ पिघलने लगती थी, तो 8 बजे के बाद स्कीइंग नहीं हो सकती थी। तो एवरीडे 6 to 8 में स्कीइंग करता था, और 8 बजे के बाद से स्कीइंग करता था। सो तहलका के जितने भी मैं मोमेंट्स याद करता हूँ, इट वॉज रियली फन एंड फन के सिवा कुछ नहीं है। सो बड़ा अच्छा किया मुकेश जी ने, जिसके जो 6 एपिसोड बनाए, 7वां ये सही, और मुझे एक कल्मिनेट करने का अवसर दिया उन्होंने मुझसे। मुकेश जी थैंक यू वेरी मच। और मैं यही कहना चाहूँगा कि तहलका सिर्फ एक नॉर्मल एक सिनेमा नहीं था, एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसको हम सब लोगों ने बहुत मन से, दिल से जिया, और उसकी यादें इतनी आज भी तरोताजा हैं। इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं। आप थे, धर्म जी थे, नसीर भाई, जावेद जाफरी, आदित्य पंचोली, एकता, शिखा स्वरूप, और अमरीश जी, और सोनू वालिया जी, और भी बहुत सारे कलाकार, इतने सारे कलाकार थे। वी रियली हैड अ फन टुगेदर एंड आई स्टिल रिमेंबर तहलका। और आज भी मुझे जब लोग मिलते हैं, तहलका की बहुत बातें करते हैं, आज भी लोगों के दिलों में तहलका तहलका मचाए रहती है। सो थैंक यू वेरी मच ऑडियंस एंड एवरीवन टू लविंग तहलका सो मच, एंड आई होप मैं दोबारा भी आपको, आगे भी आपको कोई तहलका जैसी कोई बहुत एंटरटेनिंग फिल्म दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे तहलका फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा जी, जिन्होंने जो कुछ भी मैंने इस फिल्म के बारे में कहा, उससे आगे बढ़कर उन्होंने अपना खुद का दृष्टिकोण पेश किया और उसे समाप्ति पर लेकर आए। इसलिए मैं भी इस तहलका के किस्से को यहीं विराम देना चाहूँगा।
स्टॉप करना चाहूँगा। और अगली बार मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ एक और फिल्म, चलिए मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, अपनी फिल्म सौगंध को लेकर आऊँगा, जिसकी समीक्षा करेंगे और जिसके किस्से मैं आप लोगों को एक एक करके सुनाऊंगा। सो वेट कीजिए।